कल यूएसए के बाद आज बारी थी स्कॉटलैंड की, दूसरे राष्ट्रीय टीम की इस अंडर-19 वर्ल्ड कप में कहीं ना कहीं अपने जो जर्नी है उसके आगाज़ करने की। और यहाँ पर स्कॉटलैंड वर्सेस इंग्लैंड का आज मैच हुआ और उस मैच की पोस्ट मैच एनालिसिस में भी बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। कई तरीके से जैसे हमने कल आपके सामने यूएसए का प्रेजेंट किया था वैसे ही तरीके से आज भी हम बात करेंगे। एक चीज़ ज़रूर कहने के लिए है कि स्कॉटलैंड ने जो है कहीं ना कहीं एक अच्छा क्रिकेट दिखाने की कोशिश ज़रूर की है। जी हाँ, वो किस तरह से कि आप सोच रहे होंगे इतनी करारी हार मिली, 200 भी नहीं पहुंचे, फिर भी आखिर अच्छा क्रिकेट किस तरह से दिखाने की कोशिश की है उन्होंने। हम आगे बात जरूर करेंगे इस चीज़ पर, लेकिन शुरुआत हमेशा की तरह सबसे पहले करते हैं। यहाँ पर इंग्लैंड ने टॉस जीता और स्कॉटलैंड से कहा कि वो पहले यहाँ पर बैटिंग करे। इंग्लैंड ने बॉलिंग करने का फैसला किया, तो जब स्कॉटलैंड बैटिंग करने के लिए आया सबसे पहले फेस बाय फेस और स्कॉटलैंड का स्कोर जानते हैं, फिर चलेंगे धीरे धीरे एक अपने मेन एनालिसिस की तरफ। बिल्कुल, और स्कॉटलैंड ने जो बल्लेबाजी की तो उन्होंने 1 से 10 ओवर में पावर प्ले 1 में 28 रन बनाए और 2 विकेट का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। वहीं पर पावर प्ले 2 में 11 से 40 ओवर के बीच में टीम ने 108 रन किए और 4 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को उठाना पड़ा। वहीं पावर प्ले 3 में यानी कि 41-50 डेथ फेस में टीम ने 38 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान उठाना पड़ा और टीम 49.2 ओवरों में 174 रन बनाकर ऑल आउट हुई। उसी जवाब में जब इंग्लैंड बल्लेबाजी के लिए उतरी तो बहुत ही आसानी के साथ इंग्लैंड ने 7 विकेट रहते 175 रन बना दिए और टारगेट को बहुत ही आसानी से 27वें ओवर तक चेस कर लिया। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो बहुत ही एक वन साइडेड विक्ट्री यहाँ पर इंग्लैंड की रही है, जो कि रही भी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बहुत ही आसानी से सिर्फ 27वें ओवर तक उन्होंने गेम अपना फिनिश कर दिया, 175 रन का टारगेट जो है वो चेस कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पर जो रियल एनालिसिस में बात करते हैं कि किस तरह से स्कॉटलैंड ने बेहतर क्रिकेट दिखाने की कोशिश की है, और वो है उनकी पूरी तौर पर बैटिंग यूनिट की तरफ से। बैटिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लगा। स्कॉटलैंड की बैटिंग में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव रही हैं और टीम ने अपने फर्स्ट हाफ यानी बैटिंग में एक अच्छा क्रिकेट दिखाने की कोशिश की। बस ये दिक्कत हो गई कि ये जो अच्छा क्रिकेट उन्होंने दिखाया इसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत कम था। जी हाँ, बस इसी वजह से, क्योंकि आप एक ओडीआई मैच खेल 50 ओवर मैच खेल रहे हैं तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वही बहुत क्रूशियल रहता है कि आप कितनी देर तक उसे बनाए रखते हैं उस अपनी इनिंग को। वो करने में स्कॉटलैंड नाकामयाब रहा, लेकिन जितनी भी देर उन्होंने करी वो डेफिनेटली बहुत इंप्रेसिव रही है। ये कई तरह की चार्ट्स और स्टैट्स हम आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, लेकिन हमेशा की शुरुआत करेंगे पार्टनरशिप से। अगर हम बात करें यहाँ पर कि जानते हैं कि कितने जो विकेट्स की पार्टनरशिप हुई है वो किस तरह से हुई है, फॉल ऑफ विकेट का हाल क्या है आज के इस गेम में। बिल्कुल, देखिए अगर हम गौर करें, पहले विकेट तो 28 रन पे गिरा, दूसरा विकेट सेम 28 रन पे गिरा, ईसा खेल जो आउट हुए। उसके बाद यहाँ पर एक 40 रन की पार्टनरशिप हुई तीसरे विकेट के लिए, 68 रन पर ये तीसरा विकेट गिरा। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप तो 29 रन की पार्टनरशिप चौथे विकेट के लिए 97 रन पर गिरा। उसके बाद 115 रन पर गिरा पांचवें विकेट के लिए 18 रन की पार्टनरशिप। उसके बाद 128 पे गिरा छठा, एक सातवां विकेट जो गिरा वो 142 रन पर गिरा 142 पर। आठवां विकेट गिरा वो 153 पर और नवा विकेट गिरा वो था 174 पर। और 10वां विकेट जो थे वो एब्सेंट हर्ट थे आर्मस्ट्रॉन्ग की अगर हम बात करें तो। पार्टनरशिप सबसे बड़ी जो रही है वो यही तीसरे विकेट के लिए 40 रनों की। बिल्कुल, अब यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि अगर आप देखेंगे तो जो पहला विकेट गिरा 28 रन, एक बार यहाँ पर उन्होंने 25 प्लस की पार्टनरशिप की, 25 की पार्टनरशिप यहाँ हुई। उसके बाद हम देखें अगर जो सेकंड विकेट और थर्ड विकेट के बीच में वहाँ 40 की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 29 रन, यहाँ पर भी 25 प्लस की पार्टनरशिप हुई। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 18 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं करते चले गए और लास्ट जो विकेट रहा 153 से 174 21 रन की पार्टी। यानी शुरुआत में जो प्लेयर्स हैं उन लोगों को एक अच्छा स्टार्ट मिल रहा था। 25 की पार्टनरशिप, 28 की पार्टनरशिप होना, फिर 40 की होना, फिर 29 की होना। ये जो बीच का जो शुरुआत से लेकर जो बीच का फेज था यहाँ पर इनके पार्टनरशिप मिल रही थी, एक अच्छी इनिंग बढ़ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही कुछ खराब शॉट्स की वजह से कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड के बैट्समैन ने अपना ये गेम जो है वो खराब किया है। जी हाँ, जो टॉप 5 बैट्समैन आउट हुए हैं उसमें से 3 जो है वो डेफिनेटली बहुत ही पुअर शॉट के शिकार हुए हैं। यहाँ तक कि पहला ही विकेट जो गिरा था जो क्लीन बोल्ड हुए थे आधी एगड़े, वो बहुत ही खराब शॉट था, अननेसेसरी शॉट था। ना उन्होंने बॉल पड़ा ना कुछ, स्लॉग मारने चले गए। 28 रन पर आप हैं, आप अब एक अच्छी स्टार्ट टीम को दिला चुके हैं, क्यों ना इस इनिंग को आप बिल्डअप करें। ये कहीं ना कहीं इसी हम इंटेंट की बात करते हैं कि एक इंटेंट जो है वो दिखता तो है लेकिन वो कहीं कहीं पर ज्यादा लंबा टिकता नहीं है इस अंडर 19 लेवल पर अगर हम बात करें। लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स तो दिखा पाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कॉटलैंड से आज कैरी फॉरवर्ड कर नहीं पाया। बात करते हैं बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस की।
जैमी डंक और ओवेन गोल्ड कहीं ना कहीं आउट एंड आउट परफॉर्मर रहे हैं। इनकी बैटिंग किस तरह से रही है, किस तरह के शॉट्स आपको देखने को मिले, बैटिंग कार्ड तो लोगों को दिख ही रहा है, हर किसी के स्कोर बताने की जरूरत नहीं है। आप इन दोनों की इनिंग को जरा डिस्क्राइब करने की कोशिश कीजिए। नहीं जरूर, देखिए अच्छा खेल रहे थे और लेकिन प्रेशर बन रहा था। अच्छा खेला है इन्होंने, कुछ शॉट लगाए हैं जैमी डंक ने कवर एरिया की तरफ जो बहुत अच्छे खूबसूरत शॉट थे। ओवेन गोल्ड के भी बहुत अच्छे शॉट है, प्लेसमेंट अच्छा था दोनों बल्लेबाजों का, सिंगल्स भी अच्छी तरह ले रहे थे। लेकिन कुछ बॉलें हैं जो थोड़ी देर से यहाँ रन्स बन रहे थे। पार्टनरशिप बिल्डअप तो हुई है लेकिन वक्त लग रहा था, बॉलें काफ़ी ज़्यादा ले रहे थे, लूज बॉल्स थी, उस पर भी ज़्यादा यूटिलाइज नहीं किया दोनों बल्लेबाजों ने और रन्स काफ़ी रुक के आए हैं। ऐसा नहीं है कि रन्स आना बंद हो गए या कुछ ज़्यादा ही टाइट डिलीवरीज यहाँ डाल रहे थे इंग्लैंड के बॉलर्स। ज़रूर थे, बहुत अच्छी बॉलिंग हो रही थी इंग्लैंड की तरफ से, खासकर दोनों जो स्पिनर हैं उनके जो स्पिनर्स हैं बात करेंगे आगे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, टर्न मिल रही थी उन्हें। पेसर्स ने इतनी ज़्यादा बेहतरीन तो नहीं हुई लेकिन बल्लेबाज जो थे ये दोनों ओवेन गोल्ड और जैमी डंक, स्मॉल इनिंग रही है लेकिन अपनी गलती से इन्होंने अपना विकेट यहाँ पर दिया है। अगर आप जैमी डंक को देखेंगे उन्होंने फिल्टर को देखा ही नहीं, अपने मिड विकेट पे जो फिल्टर थे ना कुछ देखा नहीं, सीधा उन्होंने मारा। देखना चाहिए था कि वहाँ पर फिल्टर मौजूद है और वो फंस गए। वहीं पर अगर हम बात करें ओवेन गोल्ड की तो वो LBW हुए बैकफुट पे जाकर, बोल्ड हुए, जी हाँ माफ कीजिएगा, बोल्ड हुए हैं बैकफुट पे जाकर और बहुत ही कहना होगा कि जजमेंट में उन्हें गलती हुई। वो आगे आकर अगर एक पैर निकाल कर खेलते तो वहाँ पर अच्छा तरीका होता खेलने का, एक अच्छा वे होता खेलने का, लेकिन उन्होंने कुछ और तरीका सोचा बैकफुट पे जाने का, ज़्यादा बैकफुट पे चले गए और एक टाउन उनकी हवा में रही और सीधा बोल्ड हो गए। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल था जो जैमी डंक और उन्होंने कहीं ना कहीं एक इंप्रेसिव परफॉर्मेंस देने की कोशिश की लेकिन वो पीरियड जो है वो काफ़ी कम था और उनके आउट होने के तरीके में उनकी गलती ज़्यादा झलकी है बजाय बॉलर की। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है इन दोनों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जितना भी था एक छोटी सी इनिंग थी लेकिन उसमें भी इंप्रेसिव जरूर थी। अब बात करते हैं टीम के चार्ट की। जी हाँ, टीम के जो स्कोरिंग एरियाज हैं यहाँ से कहीं ना कहीं हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा और हम क्यों कह रहे थे कि यहाँ पर इंप्रेसिव है। अयान जरा आप इनके स्कोरिंग एरियाज को देखिए, शानदार हैं। कवर्स में, मिड ऑफ में, मिड ऑन में और मिड विकेट में, स्क्वायर लेग और पॉइंट में, और पीछे की तरफ इतने ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत अच्छा है। सामने की तरफ आप देखिए, मेरे ख्याल से 50% से ज्यादा रन सामने की तरफ है। बिल्कुल, ये अच्छी चीज हमें यहाँ पर एक शो हो रही है। यहाँ पर हम जो देख पा रहे हैं विजिबल है कि जो बल्लेबाज है उन्होंने सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश ज्यादा की है बजाय टेढ़े आड़े तिरछे शॉटों के बॉल के मेरिट पर खेला है। हम देखेंगे कवर एरिया की तरफ 31, मिड ऑफ की तरफ 30 रन मिलाकर वी में अगर हम देखें जिसे कहते हैं। वहीं पर अगर हम देखें मिड विकेट का एरिया, वहां पर भी बल्लेबाजों ने 23 रन जोड़े हैं। स्क्वायर लेग की तरफ भी रन आए हैं 30 रन, लेकिन जो सामने की तरफ जो खेला है पॉइंट एरिया की तरफ 24 रन बने हैं, वो भी अच्छा है पॉइंट एरिया की तरफ। तो बल्लेबाजों ने एक अच्छी कोशिश की है यहाँ पर अपने सामने की तरफ खेलने की बजाय ज़्यादा एज आने के या पीछे खेलने के। तो ये एक बल्लेबाजों के लिए अच्छी चीज़ रही। बिल्कुल, तो लगभग 70-80 रन जो है उन्होंने सामने की तरफ निकाले हैं। अगर आप कवर्स से लेकर मिड विकेट का एरिया यहाँ पर देखें, सिंगल्स जो है वो 68 लिए गए, डबल्स या ट्रिपल्स जो है वो 14 लिए गए, बाउंड्री चौके जो है वो 10 मारे गए और सिक्सेस जो है वो एक कहीं ना कहीं लगाए गए। तो ये बाउंड्री काउंट होता है स्कॉटलैंड का और ये स्कोरिंग एरियाज होते हैं जिनसे आपको और बेहतर तरह से समझने में आसानी हुई होगी कि आखिर किन किन एरियाज में स्कॉटलैंड के बैट्समैन ने रन किए हैं। तो वैसे हमने कहा कि छोटे छोटे इनिंग्स नहीं है लेकिन अपनी ही गलतियों से कहीं ना कहीं उन विकेट्स को गवाकर उस एक अच्छी इनिंग को जहां पर शायद 250-260 तक टीम पहुंच सकती थी, ये इनिंग शॉर्ट रह गई और बड़े पिक्चर पर देखने में आपको लगेगा कि 174 बहुत कम रह गए। डेफिनेटली बाकी के जो लोअर ऑर्डर जो है उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही खराब रहा, उनकी बैटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। जो भी इंप्रेसिव रहा वो कहीं ना कहीं ऊपर जैमी डंक और ओवेन गोल्ड ने कहीं ना कहीं देखा, लेकिन वो भी एट द एंड डिसअपॉइंट कर गए अपने खराब गलत तरीके से आउट होने के शिकार के बाद। उसके बाद इंग्लैंड के हाईएस्ट विकेट टेकर्स कौन से रहे? बिल्कुल फरहान अहमद और बेंकिंस्टाइन। जी हाँ, दोनों बॉलर ने 3-3 विकेट निकाले हैं। फरहान अहमद का 10 ओवर में 2 मेडन 22 रन 3 विकेट। वहीं बेंकिंस्टाइन की बात करें तो उन्होंने 10 ओवर में 41 रन दिए हैं और 3 विकेट निकाला है। स्पिनर्स का बोलबाला रहा, दोनों ही स्पिनर्स थे। पेसर्स ने शुरुआत में अच्छी, खासकर मॉर्गन जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलें रखी थी, कई बार मिस कराया था जैमी डंक को शुरुआत में, आदि हेगड़े को भी बहुत मिस किया था लेकिन विकेट नहीं मिल पाया। लेकिन उन्होंने वही एक पेसर थे जो थोड़ा सा आज रिदम में और टच में नजर आ रहे थे बजाय अदर बॉलर्स के। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल था और 175 रन जब चेस करने के लिए इंग्लैंड उतरी तो बिल्कुल भी उन्हें दिक्कत नहीं, जैसे आपको शुरू में बताया, बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत हुई नहीं और बहुत ही आसानी से 27वें ओवर में ही चेस कर लिया। लेकिन हाँ, शुरुआत जो जबरदस्त मिली, 106 रन पर मेरे ख्याल से 105 रन पर इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा। उसके बाद 2 विकेट थोड़ा सा जल्दी जल्दी जरूर गिरे 150-170 तक, लेकिन तब तक जो है मेन काम जो है वो कहीं ना कहीं ओपनिंग पेयर ने कर ही दिया था। डेफिनेटली एक सेंचुरी डिजर्व करते थे जो उनके ओपनर हैं, कप्तान
कप्तान जो है अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। एंड इंग्लैंड के टॉप स्कोरर्स कौन से रहे? बिल्कुल, डेलनी जो है, जो ओपनर है, उन्होंने 40 रन किए, और मैकेनी जो कप्तान है टीम के, उन्होंने 88 रन की इनिंग खेली है। शतक से चूक गए, जी हाँ बिल्कुल, 12 रन से चूक गए। रन थे उस वक्त जब वो आउट हुए, लेकिन कोई बात नहीं, टीम को जीत दिला कर गए। बहुत अच्छी इनिंग उन्होंने अपनी टीम के लिए खेली। बिल्कुल, अब चलते हैं सीधे हमारे एक और मेन मुद्दे पे, वो है स्कॉटलैंड की बॉलिंग। जी हाँ, स्कॉटलैंड की बॉलिंग यूनिट की बात करें, स्कॉटलैंड के जो नंबर्स हैं बॉलर्स के, वो तो आप ऑलरेडी देख ही पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयर ओवरऑल एनालिसिस की मैं बात करूंगा, 174 रन डिफेंड करने थे, लेकिन लगता नहीं है कि इस तरह इतनी भी इंप्रेसिव बॉलिंग आज हमें देखने को मिली। कि इंप्रेसिव तो छोड़िए, क्या आपको लगता है कि बॉलर्स जो है किस चीज़ पे लैक कर रहे थे? लाइन में, लेंथ में? क्योंकि डेफिनेटली 174 रन इतने नहीं थे कि हम यहाँ कहें कि स्कॉटलैंड के बॉल को डिफेंड करना चाहिए था, लेकिन वो फाइट भी हमें नजर नहीं आया, क्योंकि फाइट का अगर होती तो 106 में पहला विकेट नहीं गिरता। बिल्कुल, देखिए यहाँ फर्क होता है। आप अगर कहेंगे एक प्रैक्टिसेस का, तरीकों का यहाँ फर्क दिखा है। अगर आप देखेंगे स्कॉटलैंड की बॉलिंग को, तो आपको ज़्यादा यहाँ कुछ बेहतर होता हुआ नजर नहीं आएगा। इतना ज़्यादा मदद जो है वो पेस बॉलर्स ने थोड़ा लास्ट में कोशिश की, जब उन्होंने लूज शॉट्स खेले इंग्लैंड के बैट्समैन, थोड़े इजी फील होने लगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर बॉलर्स ने कुछ ज़्यादा करने की कोशिश नहीं की, क्लोज बॉडी में करीब बॉल डाले नहीं, आगे काफ़ी रखी जिसमें सिंगल्स भी आसानी से आ रहे थे, बाउंड्रीज भी काउंट हो रही थी। बीच बीच में जो डेनली है और आपके मैकेने हैं जो कप्तान थे, उन्होंने भी बाउंड्रीज वो बीच बीच में ढूंढते गए, जो कि उनके लिए इंग्लैंड के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा रहा कि बीच बीच में। जी हाँ, ये सही कहा आपने, क्योंकि जो कासिम और अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो मैकेंजी जॉन्स हैं, इन पे कहीं ना कहीं अटैक भी किया गया इंग्लैंड की तरफ से, क्योंकि बहुत ही तेजी से इंग्लैंड ने अपने शुरू के 50 रन कंप्लीट कर लिए थे। तो अटैक से स्कॉटलैंड की जो बॉलिंग है, बॉलिंग यूनिट है, खास करके पेस यूनिट, वो और बैकफुट पे चली थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आया कि हाँ कुछ टर्न हो रही हो, या कुछ बॉलिंग एक जगह पर, एक टप्पे पर कुछ इरादा हो, कोई प्लान वगैरह हो, नहीं, ऐसा कुछ हमें स्कॉटलैंड की बॉलिंग से नज़र नहीं आया, जो कि एक होना चाहिए था कि हाँ 174 में भी हम कुछ कोशिश कर कुछ तो फाइट दिखाएं, 6-7 विकेट हम गिरा सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज से भी काफ़ी कमज़ोर नजर आए हैं। प्लेयर्स ने अपनी थोड़ी फंबल भी की है यहाँ स्कॉटलैंड के प्लेयर्स ने, जो कि रोका जा सकता था। जैसे प्रैक्टिस से होता है, अंडर 19 का लेवल है, गलतियाँ होंगी यहाँ पर और ज़्यादा होंगी, लेकिन सामने वाले ओपोनेंट जो है वो आपसे बहुत बेहतर है, और आज उन्होंने काफ़ी अच्छा क्रिकेट खेला है और आज वो जीते भी हैं। पर स्कॉटलैंड बॉलिंग यूनिट से और बैटिंग यूनिट से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आज रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्लियरली है, यानी वन वर्ड अगर रिव्यू पूरा इस एनालिसिस का निकालें तो इंग्लैंड ने आउटप्लेड कर दिया स्कॉटलैंड को यहाँ पर लगभग हर डिपार्टमेंट में, जहाँ पर थोड़ा बहुत अपनी टीम को गाड़ी खींचते हुए लेकर थोड़े बहुत इंप्रेसिव अपने जो पॉइंट्स अपनी तरफ लेकर गए, वो जेमी डंक और ओवेन गोल्डी थे, और बॉलिंग यूनिट में 2 विकेट निकाल कर कहने की कोशिश की इब्राहिम फैजल ने, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 106 रन पर पहला विकेट गिरा था, बहुत देर हो चुकी थी। तो यही हाल था इस मैच का, और इस मैच को आसानी से इंग्लैंड ने अपनी मुट्ठी में कर लिया। अब देखना होगा कल तीसरी एशियन टीम नेपाल उतरने वाली है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिनके खिलाफ उनका हेड टू हेड में 2-0 जरूर है, लेकिन वो हिस्ट्री है, क्या उसे रिपीट कर पाएंगे या फिर न्यूजीलैंड पहली जीत दर्ज करेगा? बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। उम्मीद है कि वेदर भी क्लियर रहेगा और उस मैच की भी एनालिसिस और सारी अपडेट्स आपके सामने लेकर हाजिर होंगे, लेकिन उस मैच की मैच प्रीव्यू ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, अगर एक बार जरूर सुनिए। बाय।